प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकास खंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का फ्रांसीसी क्रांति इतिहास भाग के अंतर्गत। और यह है फ्रांसीसी क्रांति का अंतिम वीडियो है, अंतिम चैप्टर है, जिसमें आप पढ़ने जाएंगे दास प्रथा का उन्मूलन, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आरंभ करते हैं। हम आगे बढ़ें उसके पहले हमने पीछे अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सन 1774 में लुई अगस्त का राज्यारोहण होता है। लुई अगस्त जो है ये बूर्बो राजवंश का राजकुमार होता है। लुई 15वें के बाद इसको लुई 16वें के नाम से राजगद्दी पर बिठाया जाता है। ये वहाँ का फ्रांस का सम्राट होता है। उसकी उम्र तब केवल 20 वर्ष थी और जब वो राजा बना था तब फ्रांस के ऊपर बेतहासा कर्जा लदा हुआ था। और उसकी शादी जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतियोनत से हुई। अब आपको समझ में आया होगा कि राजकुमारी यानी ऑस्ट्रिया जो था वो राजा की ससुराल थी, इसलिए ऑस्ट्रिया वाले सहयोग किया करते थे। आगे हम देखते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज हमने देखा था कि समाज 3 भागों में बटा था। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, ये दोनों मिलके ऊपर के जो 2 स्टेट थे, 2 वर्ग थे, ये तीसरे वर्ग का शोषण किया करते थे। फिर क्या हुआ, शोषण से आजिज आकर, तंग आकर तीसरे स्टेट्स के लोगों ने विरोध कर दिया। उन्होंने बोला कि अब पादरियों को और कुलीनों को जन्मना कोई अधिकार नहीं होंगे, हमको भी हमारे हक मिलना चाहिए। सन 1789 आता है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कैसे होती है? आप लोगों को पता है कि कोई भी क्रांति स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, उसका कोई ना कोई तात्कालिक कारण होता है। तो ये तात्कालिक कारण मिला प्रतिनिधि सभा की बैठक के साथ। राजा ने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी और जनता से बोला कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, आओ उसमें हामी भर दो। जनता के लोग प्रतिनिधि वहाँ गए और उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, और उन्होंने प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करके टेनिस कोर्ट में शपथ ली, नेशनल असेंबली का गठन कर दिया। गुस्से में आए, बास्तील का किला जो है ढा दिया। ये सारी चीज़ें की। जब इतना गुस्सा पनप गया तब लुई 16वें को लगा अब तो भैया इनकी बात मानना पड़ेगी, और उसने बात मान ली, संविधान पे दस्तखत कर दिए, और इस तरह से निरंकुश राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। सन 1700 से सन 1799 तक की अगर हम बात करें तो फ्रांस से राजतंत्र का उन्मूलन पूरी तरह से हो जाता है। अभी तक जो संवैधानिक राजतंत्र था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। इसके बाद जो लोग गद्दी पर बैठे राजा को हटाकर गणतंत्र के नाम पर उन्होंने इतना आतंक मचाया कि उनके साथ वाले परेशान हो गए। तो अंत में रॉबेस्पियर को भी फांसी दे दी गई, जो आतंकी की सरकार का प्रमुख था। अब रॉबेस्पियर के बाद में डायरेक्टरी का शासन आ गया। डायरेक्टरी के लोग भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते, बड़ी स्थिति अव्यवस्थित हो गई वहाँ पर। इसका फ़ायदा उठाया नेपोलियन ने, और नेपोलियन बाद में राजा बन गया, जो हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है, सन 1789 से 1946 एक बहुत बड़ा कालखंड, महिलाओं का संघर्ष और क्रांति, ये भी हमने पढ़ा पिछले अध्यायों में। आगे क्या होता है फ्रांसीसी क्रांति में, ये अगर आपको जानना है तो आज का ये वीडियो देखना है। दास प्रथा का उन्मूलन। आप सभी लोग दास प्रथा शब्द से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्यों बच्चों? दास मतलब किसी का नौकर हो जाना, गुलाम हो जाना। प्रथा मतलब परंपरा, और उन्मूलन मतलब खत्म कर देना, उसको समाप्त कर देना। ये जो तस्वीर आप देख रहे होंगे इसको आप बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। ये महोदय हैं आतंक के राज के अधिष्ठाता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था, वो ये था कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में एक बहुत अच्छा कदम था। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक नया शब्द देखा है। वो ये नया शब्द क्या है? उपनिवेश। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश थोड़ा सा कठिन शब्दावली है, इसको देखना, बाद में सरल समझाऊंगा मैं। एक राज्य के निवासियों की अपने राज्य को भौगोलिक सीमाओं के बाहर अन्य स्थान पर बसी बस्ती को तब तक उपनिवेश कहते हैं जब तक वह उस राज्य के ही प्रशासकीय क्षेत्र में आता हो। अब हम फ्रांस के उपनिवेश की बात कर रहे हैं। जैसे इंग्लैंड का उपनिवेश भारत हो गया था ब्रिटेन का, ठीक उसी तरह फ्रांस के जो उपनिवेश थे वो कैसे बने देखते हैं हम। ये विश्व का नक्शा आपके सामने स्पष्ट है। अब यहाँ पर फ्रांस की स्थिति कहाँ है? ये फ्रांस है।
ये जो हरे रंग का नक्शा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये फ्रांस है। इसको हमने बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है। मार्टिनिक, दूसरा गोडेलेप और तीसरा सैन डोमिंगो, ये 3 उपनिवेश थे। मतलब फ्रांस यहाँ था, उसकी भौगोलिक सीमाओं के बाहर जाकर के इन कैरेबियाई, ये कैरेबियाई सागर है, ये जो है ये कैरेबियाई सागर कहलाता है। यहाँ पर ये 3 प्लेस जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1, 2 और ये 3, ये तीनों जो है फ्रांस के अधीन थे। यहाँ की पूरी प्रशासकीय व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांस के हाथ में था। ठीक, अब समझ में आ गया उपनिवेश, कैरेबियाई उपनिवेश। ये देख रहे हैं आप लोग, ये फ्रांस का जहाज यहाँ पर ये खड़ा हुआ है कैरेबियाई उपनिवेश में। मार्टिनिक, गॉडेलेप और सैन डोमिंगो, ये जो है फ्रांस के लिए माल सप्लाई होता था यहाँ से। तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता ये उपनिवेश हुआ करता था। मतलब यहाँ पर तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी का उत्पादन होता था। कैसे होता था? जो फ्रांस के व्यापारी थे वो यहाँ पर खेती करवाते थे। जो फ्रांस के कुछ लोग थे वो यहाँ पर आते, यहाँ पर खेती करवाते और यहाँ से आपूर्ति करते तंबाकू की, नील की, चीनी की, कॉफ़ी की इत्यादि सारी चीज़ों की। और ये सारी चीज़ें पूरे यूरोप में जाती। और इस तरह से एक व्यक्ति जो गरीब था, फ्रांस का गरीब आदमी भी था, वह भी धीरे धीरे करके अमीर होता गया। हमने ये शुरू में पढ़ चुके हैं कि तीसरे स्टेट्स के जो पहला वर्ग था, व्यापारी वर्ग और समृद्ध अमीर वर्ग, तो वो जब समुद्री व्यापार खुला, समुद्री मार्ग जब खुला तो वो बाहर निकले तो उन्होंने, जैसे ये फ्रांस में 1635 के आसपास इन्होंने यहाँ पर उपनिवेश तैयार किए। जब ये उपनिवेश तैयार किए तो फ्रांस की राजा की अनुमति से इन्होंने यहाँ पर खेती इत्यादि शुरू कर दी। अब यहाँ पर तंबाकू, नील, कॉफ़ी इत्यादि उपजाने लगे। ये सारी चीज़ें यूरोप में जाके सप्लाई करने लगे। बहुत जल्दी अमीर आदमी हो गए। जब अमीर आदमी ये लोग हो गए तो अब वहाँ से क्या है, फ्रांस से ये लोग काम करने आना यहाँ पर पसंद नहीं करते थे। अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अपेक्षा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। तो जब ये यूरोप के व्यापारियों को यहाँ पर सारी चीज़ें मिलने लगीं, यहाँ पर चीज़ों को बेच करके और अमीर होते गए, तो उन लोगों में से इनकार कर दिया कि भैया अब हम नहीं जाएंगे, बहुत दूर पड़ता है वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में इस जगह पर श्रम की कमी महसूस होने लगी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार के द्वारा पूरा किया गया। त्रिकोणीय दास व्यापार कैसे? देखिए आप, ये फ्रांस है, इनके जो बंदरगाह हैं यहाँ से अफ्रीका के लिए और अफ्रीका से फिर कैरेबियाई उपनिवेश और कैरेबियाई उपनिवेश से वापस फ्रांस। इस तरह से ये ट्रायंगल बना। इस त्रिकोण को बोलते हैं त्रिकोणीय दास व्यापार। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर, मतलब ये जो फ्रांस के सौदागर मतलब व्यापारी, फ्रांस के व्यापारी बोर्दे और नांते बंदरगाह से अफ्रीका के तट पर जहाज ले जाते थे। यहाँ पर आप बहुत अच्छे समझ लीजिए, नाम आपको जरूर अटपटे लग रहे होंगे कि ये बोर्दे, ये नांते, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा विशाखापट्टनम का बंदरगाह है, या हम बोल देते हैं मुंबई का बंदरगाह है। तो ऐसी फ्रांस के जो बंदरगाह थे वो कौन से थे? बोर्दे और नांते। इन बंदरगाहों से अफ्रीका, जो सहारा रेगिस्तान है उसके दक्षिण में स्थित जगहों पर लेकर आया करते थे अपने जहाज़ों को, और स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। ये लोग यूरोप से अफ्रीका आए और यहाँ से स्थानीय सरदार जो रहते थे उनसे दासों को खरीद लेते थे, और खरीदने के बाद दासों को दाग कर, उनको हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पास कैरेबियाई देशों के लिए 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था और जहाज़ रवाना कर देते थे, और वहाँ उन्हें फिर जाके बागानों के मालिकों को बेच दिया जाता था। तो इस तरह से जो कैरेबियाई समूह पे जो फ्रांस के कुछ बागान मालिक वहाँ थे जो खुद श्रम कर नहीं पाते थे, श्रमिक उनको मिल नहीं रहे थे, तो इस तरह से अफ्रीका से खरीदे हुए दास बागानों को ले जाए जाते और बागान मालिक उनको खरीद लेते और उनसे श्रम करवाते। तो इस तरह दासों के जो श्रम था उसके बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हो पाया। और बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह जो थे
फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही बहुत अच्छे और समृद्ध नगर बन गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि दास प्रथा के उन्मूलन के लिए क्या क्या प्रयास हुए और किसे सफलता हासिल हुई। दास प्रथा उन्मूलन पर विभिन्न फ्रांसीसी सरकारों का क्या नजरिया रहा, इस पर हम देखते हैं। तो 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा नहीं हुई। इसके कारण रहे होंगे नेशनल असेंबली की सरकार। राजतंत्र के दौर में तो राजा ने खुद अनुमति दे दी थी कि आप जाओ, दासों को लेके आओ, श्रम करो, कमाओ, खाओ, तो कि टैक्स देना नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो जो राजतंत्र था वो तो निरंकुश था और अमीरों का था, वो कुल मिला के गरीबों की कोई सुनवाई नहीं थी। नेशनल असेंबली जो आई तो नेशनल असेंबली में दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूल अधिकार जो है उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या ना किए जाएं, इस बात को लेकर बहुत बहस हुई। क्योंकि जब नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया तो उसके द्वारा क्या कहा गया था कि सारे मनुष्यों को नैसर्गिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, लेकिन इन्होंने केवल फ्रांस के अंदर की बात की। फिर जब लंबी बहस हुई तो उपनिवेशों की भी बात आई कि उपनिवेशों में हमारे फ्रांसीसी लोग रहते हैं, साथ में वो दास भी रह रहे हैं, तो क्या उन दासों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए जाएं या नहीं किए जाएं। तो हुआ क्या कि ये जितने व्यापारी थे, नेशनल असेंबली चूंकि टैक्स देने वाले लोगों की सरकार थी, अमीर लोगों की सरकार थी, तो ये सारे के सारे व्यापारी जो थे दास व्यापार पर निर्भर थे। तो इन व्यापारियों के डर के कारण नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया कि दास प्रथा खत्म की जाए। समझ गए ना आप लोग। अब इसके बाद क्या आई, कन्वेंशन की सरकार। तो 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। कन्वेंशन ने कहा कि नहीं, अब जो है कोई भी यहाँ पर दास नहीं होगा, सबको मुक्त किया जाता है। लेकिन 10 साल बाद जब नेपोलियन वहाँ का प्रमुख बना फ्रांस का, उसने दास प्रथा फिर से आरंभ कर दी। नेपोलियन ने क्या किया, बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता दे दी। ये कन्वेंशन ने क्या कहा था कि अब आप गुलाम नहीं बना सकते, दास प्रथा खत्म की जाती है। लेकिन चूंकि उस समय नेपोलियन जब सेनापति था फ्रांस की सेना का, कन्वेंशन की सेना का, तब उसने लोगों के दिल जीत लिए थे। और जब वो स्वयं प्रमुख बना तो उसने इन लोगों से काफ़ी पैसा लिया था अपनी सेना की वृद्धि के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। तो वो बागान मालिकों के आर्थिक हित बने रहे, मजबूत रहे आए, उनको कोई नुकसान ना हो और इस श्रमिकों की कमी भी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए नेपोलियन ने नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की आज़ादी दे दी। लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 ईस्वी में किया गया, लगभग आज से 150 वर्ष पूर्व। नीग्रो के बारे में आप देखिए कि ये जो दिख रहा है व्यक्ति, ये आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से नीग्रो लोगों को फ्रांसीसी सौदागर उठाकर ले जाते, दागते, उनको हथकड़ियाँ पहनाते और बागान मालिकों को बेच देते। और बागान मालिक उनसे उदंडता पूर्वक उनका शोषण करते हुए उनका पूरा खून चूस लेते थे। ये नीग्रो कौन होते थे? ये नीग्रो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं। हालांकि यह अपमानजनक शब्द था जिसका आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता और नीग्रो शब्द बोलने पर अब कानूनी रूप से रोक लगा दी गई है। तो इस तरह से आपने दास प्रथा के बारे में देखा कि जो 17वीं शताब्दी में आरंभ हुई और 19वीं शताब्दी के आते आते वह समाप्त कर दी गई, उन्मूलित कर दी गई। लेकिन फ्रांस में राजतंत्र के समय जो दास प्रथा आरंभ हुई थी, राजतंत्र को जब संवैधानिक दर्जा मिला, फ्रांस का जो निरंकुश राजतंत्र था वह जब संवैधानिक राजतंत्र बना और नेशनल असेंबली की सरकार बन गई। कौन सी सरकार थी नेशनल असेंबली की? वह है जो समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के नारे पे स्थापित हुई सरकार थी। उसने भी दास प्रथा पर अंकुश नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वहां पर भी अभी भेदभाव था। नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनने वाले वोटर कौन होते थे? जो टैक्स देता था। मतलब यह सरकार अमीरों की सरकार थी और अमीरों की सरकार मतलब व्यापारियों की सरकार थी। व्यापारियों की सरकार मतलब बागान मालिकों की सरकार थी और बागान मालिकों के लाभ कैसे मिलते थे? दासों के श्रम से। ऐसी स्थिति में कहीं ये बागान मालिक, कहीं ये व्यापारी नाराज न हो जाएं, इसलिए नेशनल असेंबली ने बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता को खात्मे की मंजूरी नहीं दी। कन्वेंशन की सरकार आई, उसने 1794 में दास प्रथा समाप्त किया जाता है बोलकर खत्म कर दिया। इसके ठीक 10 साल बाद फिर वही स्थिति आई
फ्रांस को सैनिक विजयों के लिए धन की आवश्यकता थी। नेपोलियन ने इन धनिकों से, बागान मालिकों से पैसा अर्जित किया था, इसलिए उसने दास प्रथा को फिर से आरंभ कर दिया। अफ्रीका की नीग्रो जनजाति के लोगों को अपना गुलाम बनाने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इस तरह से आप लोगों ने देखा, हालांकि जब पांचवा गणतंत्र फ्रांस में स्थापित हुआ तब सन 1848 अर्थात 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। और अब हम देखेंगे क्रांति, और उस क्रांति के दौर में रोजाना जिंदगी कैसे बिताई जाती थी। अच्छा, आप लोग एक बात सोचिए, क्या किसी देश की राजनीति जब बदलती है तो उस देश के चाल ढाल बदल जाती है क्या? उस देश के नागरिकों की भाषा, बोलचाल का तरीका, पहनावा, रहन सहन का तरीका, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन जीने का तरीका, क्या यह परिवर्तित हो जाता है? हाँ, हो जाता है। निरंकुश राजतंत्र था फ्रांस में। उस समय लोग डर के बोलते थे। याद करो, भारत में अंग्रेजों का राज था, खुल के नहीं जी पाते थे, खुल के नहीं बोल पाते थे। फ्रांस में अंग्रेजों के शासन की तरह था वो लुई 16वें का शासन। इसके बाद क्या हुआ? फिर भी स्वतंत्रता का, समानता की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई, बंधुत्व की लड़ाई लड़के जीतने वाले वो रॉबेस्पियर ने भी बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वही बोलिए जो मेरे कान सुनेंगे, मेरे कानों को जो अप्रिय लगता है वो बोलेंगे आप लोग तो आपको फांसी मिल जाएगी। वो आतंक का राज था, वो भी नहीं चला, आतंक का राज भी खत्म हो गया। तो इस तरह से क्रांति का दौर जब समाप्त हुआ तो लोगों के आचार विचार, रहन सहन, भाषण, व्यक्ति अभिव्यक्ति इत्यादि में क्या परिवर्तन आए, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तील के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। अब आपको बता दूं कि सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप मतलब किसी चीज़ पर रोक लगा देना, किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना। यह कैसे होता था कि जब प्राचीन राजतंत्र स्थापित था तो फ्रांस में तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक, इनको जो राजा के सेंसर अधिकारी होते थे उनके द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। लेकिन जब नवीन गणतंत्र स्थापित हो गया तब ये स्थिति नहीं रही। अब लोगों को अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या हासिल हो गया? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई, वह उनका नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। प्राचीन राजतंत्र में सेंसरशिप लगी हुई थी, मतलब प्रतिबंध लगा हुआ था। यदि आप अपनी कोई किताब लिखना चाहो, कोई नाटक का मंचन करना चाहो तो उसके लिए राजा ने अपने कुछ अफसर नियुक्त कर रखे थे। उन अफसरों की अनुमति के बाद जब वो पास दे देते थे तब आप कोई भी नाटक का मंचन कर पाते थे, तभी आप किसी भी तरह की अखबारों का प्रकाशन कर पाते थे, कोई किताब लिख पाते थे। डेफिनेटली अगर राजा था और राजतंत्र था तो ऐसी ही किताबों को अनुमति मिलती होगी जिसमें राजा के गुणगान होते हों। राजा अपने खिलाफ एक भी बात नहीं सुन पाता होगा। लेकिन जब नवीन गणतंत्र स्थापित हुआ तो लोगों की भाषण की स्वतंत्रता मिल गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई। जब ये स्वतंत्रता मिल गई तब लोगों ने क्या किया, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, अपने जीवन को कैसे बढ़ाया, चलिए समझते हैं। फ्रांस में अखबारों, पर्चों और पुस्तकों की साथ ही साथ छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई, जहाँ से वह तेज़ी से गांव देहात तक जा पहुँची। इन अखबारों में, पर्चों में, किताबों में छपी हुई तस्वीरों में उस दौरान फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का विवरण होता और उन पर टिप्पणी भी होती थी। कैसे? जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई भी घटना घटती है तो उस पर संबंधित अधिकारी का वक्तव्य लिया जाता है, फिर पीड़ितों का वक्तव्य लिया जाता है, फिर आसपास कुछ चश्मदीद गवाह है तो उसका भी वक्तव्य लिया जाता है, या जो प्रभावित है उसका वक्तव्य लिया जाता है। तो सभी की टिप्पणियों से वह समाचार पक्षपात रहित बन जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का तात्पर्य ही यही था कि किसी भी घटना पर
परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे और प्रिंट माध्यमों का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। जब लोगों को अखबारों को छापने की अनुमति मिल गई, प्रेस की स्वतंत्रता मिल गई, तो प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ ही यही होता है कि किसी एक खबर के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। और ऐसी स्थिति में कुछ लोग उस खबर के पक्ष में खड़े होते, कुछ लोग उस खबर के विपक्ष में खड़े होते। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को संकलित कर, समाहित कर इन चीज़ों को अखबारों में प्रकाशित किया जाने लगा, जिससे आम जनता के बीच उस खबर के प्रति या उस घटना के प्रति अपनी समझ बनाने की समझ पैदा हुई। अच्छा, एक चीज़ और, अखबार या किताबें जो भी साहित्य था ये केवल पढ़े लिखों तक सीमित था। वे लोग क्या जो अनपढ़ थे? तो चलिए हम देखते हैं कि अनपढ़ लोगों ने इस आज़ादी का किस तरह से फ़ायदा उठाया। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह एक तरीका भी था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के जो शिक्षित थे उनके लिए ही संभव था। उनका क्या जो पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अखबार इत्यादि किताबें पढ़ना, साहित्य जो है वो केवल कुछ शिक्षितों के ही वश में था। लेकिन उनका क्या, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, काला अक्षर भैंस बराबर, तो ऐसे लोगों के लिए नाटकों का मंचन किया जाने लगा, जिनमें बहुत सारे लोग जाते, नाटक देखते और प्रसन्न होते और अपनी समझ को विकसित करते, डेवलप करते। जुलूस निकाले जाने लगे, किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में, अपनी बात रखने के लिए मंच मिलने लगे, लोग भाषण बोलने लगे। साथ ही साथ संगीत के माध्यम से भी तात्कालिक घटनाक्रमों को अभिव्यक्त किया जाने लगा। जैसे आजकल हम देखते हैं गाँव में कोई भी घटना घटती है तो लोकगीतों के माध्यम से हम उसको प्रसारित करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 का दौर है, गीत, संगीत, नाटक, नुक्कड़ इत्यादि प्रचार माध्यमों के द्वारा कोरोना से कैसे बचें, उससे कैसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक वैसे ही उस समय भी होता था। अब डायरेक्टरी का जब शासन चलता रहा, क्रांति का दौर था, डायरेक्टरी का शासन चलता रहा, लेकिन आपको बता दें कि डायरेक्टरी के शासन से फ्रांस में बहुत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। क्यों हो गई? डायरेक्टरी में ऐसा क्या था? चलिए हम इसको समझते हैं। डायरेक्टरी अर्थात डायरेक्टरी, किताब में डायरेक्टरी लिखा हुआ है। डायरेक्टरी का शासन वस्तुतः नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण कर कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल को सौंपा, जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। मंडल के सभी सदस्यों को बराबर के अधिकार दिए गए और ये कहा गया कि सारे सदस्य 3-3 महीने अध्यक्ष बनेंगे, बारी बारी से 3-3 महीने के लिए अध्यक्ष बन जाएंगे और उनमें से कोई एक सदस्य 1 साल तक रहेगा, इसके बाद उसको हटा दिया जाएगा, उसके बदले में दूसरे सदस्य की नियुक्ति हो जाएगी। इस तरह से नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो सन 1795 से 1799 तक चला। हालांकि डायरेक्टरी के शासन को बाद में नेपोलियन ने ख़त्म किया और खुद राजा बन गया। देखते हैं कैसे। डायरेक्टरी का यह शासन बहुत अव्यवस्थित और दुखमय रहा। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण, सेना अध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। लगभग सारे अधिकार उनको प्राप्त थे, लेकिन डायरेक्टरी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी युद्ध की समस्या। और दूसरी तरफ डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वे अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट थे। अतः डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ियाँ फैल गईं, बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार ठप हो गए, व्यापार ठप हो गए और विदेश नीति भी कमज़ोर होती गई। तब फ्रांस में एक ऐसे नेता की, एक ऐसे शासक की ज़रूरत महसूस हुई जो फ्रांस को देश के अंदर और देश के बाहर से मजबूत कर सके, शांति स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों को पराभूत कर सके, पराजित कर सके। इसका फ़ायदा उठाया नेपोलियन ने। निरंकुश राजतंत्र के खात्मे के बाद संवैधानिक राजतंत्र आया। इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र का भी खात्मा हुआ और फ्रांस गणतंत्र बन गया। लेकिन उस सफलता को फ्रांस के ये गणतंत्रवादी नायक पचा नहीं पाए। रॉबेस्पियर ने आतंक मचा दिया। जल्दी ही 1 साल के अंदर उसको फांसी लटका दी गई। इसके बाद आया कन्वेंशन
कन्वेंशन ने 5 सदस्यीय संचालक मंडल बना दिया जो डायरेक्टरी कहलाई और डायरेक्टरी का शासन चला। 4-5 साल वो भी चला, लेकिन डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वे बड़े अनुभवहीन थे और भ्रष्ट थे और आपस में झगड़ते रहते थे। विधान परिषद के सदस्यों के साथ उनका कोई साम्य या तालमेल स्थापित नहीं हो पाता था। और उसी दौर में फ्रांस में गणतंत्रवादी ताकतें पूरे यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रही थीं। सेनापति नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस लगातार विजय हासिल करता जा रहा था, लेकिन देश के अंदर की स्थितियां विकट होती जा रही थीं। अब जब डायरेक्टरी के शासनकाल में स्थिति बहुत बिगड़ने लगी, तब लोग तंग आ गए। लोगों को ये लगने लगा कि एक ऐसा लीडर आए, एक ऐसा शासक आए जो फ्रांस में शांति स्थापित करे और साथ ही बाहर भी शांति स्थापित करे, और जो विदेशी शक्तियां फ्रांस के ऊपर आक्रमण करना चाह रही हैं, फ्रांस के ऊपर हावी होना चाह रही हैं, उनको भी परास्त करे। ऐसे अवसर पर नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक व्यक्ति आगे आया और उसने सेना की कमान संभाल ली। सेना नायक बनते ही उसने फ्रांस के बाहर विजयी होने का सिलसिला आरंभ कर दिया। लोगों को वह बहुत बड़ा मुक्तिदाता नजर आने लगा। चलिए सारांश के अंतर्गत हम नेपोलियन बोनापार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कई कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक प्रणाली भी शुरू की। आरंभ में शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उन्हें लगता था कि अब जनता को वह स्वतंत्रता दिलाकर रहेगा, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर समझने लगे। आखिरकार सन 1815 में उसकी हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले जो उसके क्रांतिकारी उपाय थे और उन उपायों का जो प्रभाव था वह उसकी मृत्यु के बाद ही सामने आया। इस प्रकार हमने देखा कि फ्रांस में लुई 16वां 1774 में राजा बना था। 1813-14 आते आते नेपोलियन का भी अंत हो गया। इस बीच में फ्रांस में कई बार गणराज्य और कई बार गणतंत्र की स्थापना होती रही। अब फ्रांसीसी क्रांति ने समग्र रूप से क्या प्रभाव डाला, 2 लाइनों में हम इसको समझते हैं। चलिए, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। यह विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और उनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की। अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। जैसा कि आप लोगों ने सुना और पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस में ही नहीं, फ्रांस से बढ़कर यूरोप में और यूरोप की सीमाओं के परे जाकर सारे विश्व में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के स्थापना का प्रतीक बनी। भारत के जो राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत हुआ करते थे वे भी इन विचारों से अछूते नहीं रहे। चाहे पाठ्यक्रम के अनुसार टीपू सुल्तान रहे हों या राजा राममोहन राय, उन्होंने भी फ्रांसीसी क्रांति से सबक हासिल किए और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने प्रयास को तेज किए। चलिए हम समझते हैं कि राजा राममोहन राय फ्रांसीसी क्रांति से किस तरह से प्रभावित हुए। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 उदाहरण थे। राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जो जुलाई क्रांति हुई, उनकी कल्पना को धार वहीं से मिलना आरंभ हुई। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। जबकि एक दुर्घटना के कारण उनका पैर टूट गया था, हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, इसके बावजूद वे लंगड़ा कर चलते थे। तब भी जब वह इंग्लैंड जा रहे थे जहाज़ के थ्रू, तो केपटाउन में पहुंचकर वे जिद करने लगे कि मुझे क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत देखना है।
तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति न केवल फ्रांस के गांव देहातों को बल्कि उसकी सीमाओं को तोड़कर यूरोप और यूरोप की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने में कामयाब रही। अब जरूरी यह है कि ये फ्रांसीसी क्रांति ने आपके मनोमस्तिष्क को कितना प्रभावित किया है, आपने इसे कितना समझा है। यदि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है तो आपका होमवर्क आपसे बनेगा। इस अध्याय में आपने जिन क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है उनमें से किसी एक के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करें और उस व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी लिखें। दूसरा जो क्रियाकलाप है वो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसे अखबारों का जन्म हुआ जिनमें हर दिन और हर हफ्ते की घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता था। किसी एक घटना के बारे में जानकारियाँ और तस्वीर इकट्ठा करें तथा अखबार के लिए लेख भी लिखें। आप चाहें तो मिरावियो, ओलंप दे गूज या रॉबेस्पियर के साथ काल्पनिक साक्षात्कार भी कर सकते हैं और 2 या 3 का समूह चाहे तो बना लें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर समूह जो है वो फ्रांसीसी क्रांति पर एक दीवार पत्रिका बनाए और अपने विद्यालय में जमा करें। तो इस तरह से आप लोग इन अभ्यास प्रश्नों को हल कीजिए और घर पर रहकर पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।